हेलो, वेलकम टू द पीडी कैंपस। इकोनॉमिक्स के हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने दो लेक्चर में पीवाईक्यूज करे थे, उसी को अब कंटिन्यू रखेंगे। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने बेसिकली देखा कि सीजीएल के आए हुए जो सवाल थे वो हमारा ज़्यादातर सवाल एलपीजी रिफॉर्म्स और 5 ईयर प्लान से ज़्यादातर हमारा टॉपिक्स था और कुछ पार्ट हमारा मनी बैंकिंग का भी था। तो अब देखो कि मैक्सिमम पार्ट हमारा मनी बैंकिंग, एलपीजी रिफॉर्म्स एंड 5 ईयर प्लान्स, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जब हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 लाए हैं। ऐसे ही करके हम पूरा इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैपिटल रिसीट। यहाँ पे कैपिटल रिसीट के बारे में पूछ रहा है। एग्जाम्पल क्या है कैपिटल रिसीट का? पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स कलेक्टेड, एकत्रित आयकर, डिवाइडेंड फ्रॉम पीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश। तीसरा है लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई। चौथा सेल प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो कैपिटल रिसीट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। देखो, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी खर्च करने के लिए पैसे चाहिए। गवर्नमेंट को अगर खर्च करना है तो वो सोर्स कैसा रहेगा? अगर गवर्नमेंट को सैलरीज देनी है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसी उसी सोर्स को हम रिसीट कहते हैं। तो दो टाइप के इनकम सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना है, या लोन लेना है, या उस लोन से हमें कोई हॉस्पिटल बनाना है या कोई हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में उसे खर्च करना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए कैपिटल रिसीट का यूज करती है। व्हाट इज कैपिटल रिसीट? ये एक नॉन रिक्योरिंग इनकम सोर्स होता है गवर्नमेंट का। जैसे आप इनकम टैक्स भरते हो, तो वो क्या हो गया? इनकम टैक्स भी एक तरीके से सरकार का इनकम सोर्स हो गया। तो वो उसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है। इनकम टैक्स इज द रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तो दो टाइप के रिसीट्स होते हैं। पहला रिसीट हो जाता है हमारा कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट। और एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के बारे में सवाल नहीं है, फिर भी मैं आपको रेवेन्यू रिसीट के बारे में बता देता हूं। जैसे इनकम टैक्स है, तो सरकार को पैसा आ रहा है, लेकिन सरकार का कोई एसेट का लॉस नहीं हो रहा या सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा, तो उसको हम रेवेन्यू रिसीट में रख लेंगे। जैसे इनकम टैक्स, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट हो गया। और ये रेगुलर बेसिस पे सरकार का इनकम सोर्स होता है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट इनकम, जिसे रिकरिंग इन नेचर भी कहते हैं। रिकरिंग इन नेचर। और हम जब बात करते हैं कैपिटल रिसीट की, तो कैपिटल रिसीट में क्या होता है? सरकार को तो पैसा आ रहा है, इनकम सोर्स आ रहा है, लेकिन इसमें सरकार का कुछ लॉस भी है। एसेट का लॉस होना, लाइबिलिटी का क्रिएशन होना। जैसे अगर सरकार को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना हो, एक एम्पल अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में पैसा चाहिए, वो पैसा कैसे लेंगे? या तो लोन लेके, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या आरबीआई से। आरबीआई से लोन लेकर वो सरकार उस चीज में इन्वेस्ट करेगी, तो वो हमारा हो गया कैपिटल रिसीट का पार्ट। लोन हमारा हो गया कैपिटल रिसीट का पार्ट। जैसे आप लोन ले रहे हो तो लोन को रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, यानी कि आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। और जब हम बात करते हैं, जैसे सरकार ने अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या डिसइन्वेस्टमेंट,
तो इस कंडीशन में सरकार अपना एसेट लॉस कर रही है, अपना अपना कोई प्रॉपर्टी या सरकार का जो प्रॉपर्टी है उसे दे रही है, और उसके बदले में पैसा का सोर्स आ रहा है, इनकम सोर्स आ रहा है। तो इस ये हमारा हो गया कैपिटल रिसीट का पार्ट। तब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में एग्जांपल पूछ रहा है कैपिटल रिसीट का, तो आपको पता है कैपिटल रिसीट में हमारा लोन हो जाएगा, लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई। लोन में देखो कैपिटल रिसीट है तो लोन को रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर देखो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है एक तरीके से। तो हमारा ऑप्शन सी इज सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956? 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में क्या पूछ रहा है? पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ विथ इक्विटी, लेसेस फेयर पॉलिसी एंड ओपन मार्केट रिफॉर्म्स। तो इनमें से क्या सही उत्तर हो जाएगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में हमारा क्या होता है? हमारा मेन मोटिव होता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाना और सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी को प्रमोट करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हम अपने इकोनॉमी को डिपेंड करवाएं, दूसरे देश की प्रोडक्ट पे हम थोड़ा अपना डिपेंडेंसी को कम करें। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा एक मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक्सपेंड करवाना, बूस्ट करवाना। 3 की प्रोजेक्ट्स होते हैं, राउरकेला, भिलाई और हमारा राउरकेला भिलाई और राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट का सेटअप। ये 3 स्टील प्लांट्स हमारा इसमें मेन प्रोजेक्ट्स होता है। अब 1956 में हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच को लेकर भी चलना होता है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट करना हमारा मेन मोटिव होता है। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी मतलब कि आप जो भी वेल्थ है, जो भी रिसोर्सेस है, उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सको, इक्वली नहीं तो उसका एक एम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लोगों के बीच में, ताकि लोगों के बीच में एक इनइक्वलिटी देखने को ना मिले। तो हमारा मोटिव क्या था? फोकस ऑन इक्विटी, मतलब इकोनॉमिक पावर और रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा एक समूह के पास न रहकर उसका उसका डिफरेंस हो सके, उसका एक्सपेंडिचर हो सके। तो हमारा गोल क्या होगा? टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ सोशल जस्टिस एंड बैलेंस ग्रोथ। 1956 में हमारा क्या होता है? ग्रोथ भी चाहिए विथ इक्विटी, मतलब इक्वल रिसोर्सेज का इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ऐसा ग्रोथ चाहिए, और इकोनॉमिकल पावर किसी एक के हाथ में ना रह सके, जबकि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ग्रोथ विथ इक्विटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है? असर्शन रीजन का सवाल है। सवाल क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर एसेंशियल इन ट्रांसमिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू द रियल इकोनॉमी। रीजन क्या कहता है? दे एडजस्ट लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स इन रिस्पॉन्स टू पॉलिसी रेट सेट बाय द एमपीसी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होता है? ऐसा इंटरमीडियरीज जो कस्टमर्स और क्या बोलते हैं पैसे देने वाले के बीच में एक मीडिएटर हो, जैसे बैंक। बैंक क्या है? अब आप बैंक में पैसा जमा करते हो, वो पैसा जाता कहाँ है? कुछ पैसा रिजर्व्स में चला जाता है आरबीआई के पास, और कुछ पैसा जो बाकी हुए बचे हुए पैसा वो मार्केट में फ्लो करवाया जाता है एज अ क्रेडिट। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर एसेंशियल इन ट्रांसमिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू द रियल इकोनॉमी। और बैंक का काम क्या है? इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट करवाना। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या है? प्रोसेस थ्रू विच पॉलिसी डिसीजन अफेक्ट द रियल इकोनॉमी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी ही नहीं होगा, मॉनेटरी पॉलिसी से देखो होता क्या है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया या कम हो गया, तो हम एक उसको कंट्रोल करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी
का टूल्स का यूज करते हैं, जैसे CRR का यूज करते हैं, रेपो रेट का यूज करते हैं, SLR का यूज करते हैं। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन आप इतना समझ लो, इन सब टूल्स का यूज करके मार्केट में इन्फ्लेशन या मार्केट में मनी सप्लाई चेन को एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो बैंकों का काम यही होता है, रियल इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट करवाना या कंट्रोल करवाना। रीजन क्या कहता है? दे एडजस्ट लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स इन रिस्पॉन्स टू द पॉलिसी रेट सेट बाय द MPC। MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन का एक देखो, हर साल मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन नहीं, हर 5 साल पे मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन जो है एक टारगेट सेट करती है इन्फ्लेशन रेट को कितना ज्यादा या कम हो सके। वैसे अभी देखो 4+-2 का रेट चल रहा इन्फ्लेशन रेट, अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमें एक कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टुवर्ड्स मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स। अगर इससे कम हुआ तब भी हमें उसको चेक करना पड़ेगा। +-2 हमारा चलता रहता है, ये बेसिक है हमारा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन का क्या काम होता है? पॉलिसी रेट्स को सेट करना, डिपॉजिट रेट को सेट करना और लेंडिंग प्रोसेस और डिपॉजिट रेट्स को एडजस्ट करना। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई को कम किया जाएगा। ये काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। अगर इन्फ्लेशन कम है, महंगाई कम है, तो मार्केट में मनी सप्लाई को फिर भी कम किया जाएगा। अगर देख लो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मतलब अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसकी उस डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस चीज का मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा और लोगों के पास एक इनफ अमाउंट में पैसा भी है। तो इस कंडीशन में बैंक अपना लोन का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, उसको बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास थोड़ा पैसा कम जाए, लोग लोन कम ले, कि लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या कहता है? Which statement best reflects the failure of structural transformation in Indian agricultural between 1950s to 1990? अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पहले आप ऑप्शन देख लो। एग्रीकल्चरल GDP डबल हो गई, यानी कि कृषि सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो गया। दूसरा ऑप्शन, एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स डिक्लाइन रैपिडली, कृषि कार्य बल में तेजी से गिरावट आई। तीसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर, कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम का अवशोषित किया गया। चौथा, 65% ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्ड इन एग्रीकल्चर, 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रही। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही ऑप्शन है? आप आंसर बता सकते हो कमेंट में। वैसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज सेक्टर एंड सर्विसेज विद प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, यानी कि जो भी लेबर है, जो भी वर्कफोर्स है, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो जाए और उस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिले। इसी को स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का फेलियर का कारण क्या होता है इन इंडियन एग्रीकल्चरल बिटवीन 1950 टू 1990? एग्रीकल्चरल GDP डबल होना। देखो, एग्रीकल्चरल में हमारा सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है, लेकिन GDP उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाए जिस हिसाब से इसमें मतलब जिस हिसाब से लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स डिक्लाइन रैपिडली नहीं। अभी आपको बताया एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका आउटपुट उतना ज्यादा नहीं है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर। इंडस्ट्रियल सेक्टर एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर का मूवमेंट होना फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, जो कि हमारा सही उत्तर है?
65% ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्ड इन एग्रीकल्चर, 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर ही रही। इसीलिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग ज्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंट रह गए, वो मूव आउट नहीं कर पाए टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम scheme has a focus on the energy sector within agriculture. What is the primary objective of this scheme? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के भीतर ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें पीएम कुसुम स्कीम के बारे में पूछ रहा है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो पहला ऑप्शन क्या है? टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स, सभी कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना इस स्कीम का मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था। दूसरा क्या है? टू प्रोमोट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर हायर यील्ड्स, उच्च उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन क्या है? टू इनकरेज द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर प्लांट्स इन रूरल एरियाज। चौथा क्या कहता है? टू इम्प्रूव द रूरल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेटर पावर सप्लाई। अगर आपको इसका आंसर पता आप बता सकते हो। वैसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर प्लांट्स को रूरल एरियाज में इंस्टॉल करवाना। मतलब कि ज्यादातर डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी और डीजल मोटर्स वाले जो पंप्स होते हैं उससे कम करके हम सोलर ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर सिस्टम पे शिफ्ट करवाएं। और जो भी इसमें सरप्लस एनर्जी बचती है, सरप्लस यानी कि जो यूज करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाता है उसे आप किसान फार्मर्स सेल कर सकते हैं टू द पावर प्लांट। फार्मर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, फार्मर सेल्स इट टू द पावर प्लांट। ये एक इनकम सोर्स भी जनरेट हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा फार्मर्स के लिए। तो हमारा क्या है इसमें? सोलर पंप्स को और ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर प्लांट्स को रूरल एरियाज में इंस्टॉल करवाना इज द करेक्ट आंसर। पीएम कुसुम आप देख लो। अगला सवाल क्या कहता है? विच प्लान गेव प्रोमिनेंस टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 एम्फसाइजिंग द कमांडिंग हाइट्स डॉक्ट्रिन। तो आपको पता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेकंड 5 ईयर प्लान का हमारा मोटिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड 5 ईयर प्लान हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आउटपुट मार्केट्स इन एन ओपन इकोनॉमी इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है ए कंट्री कैन ओनली प्रोड्यूस व्हाट इट कंज्यूम्स, एक देश केवल उतना ही उत्पादन कर सकता है जितना वह उपभोग करता है। सॉरी। कंज्यूमर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, उपभोक्ताओं को केवल घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं तक ही सीमित रखा गया है। तीसरा क्या है? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अलाउज वाइडर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर चॉइसेस, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार उपभोक्ता और उत्पादकों को व्यापक विकल्प प्रदान करता है। ओनली प्रोड्यूसर बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड्स। अब देखो दो टाइप के इकोनॉमी होते हैं आउटपुट मार्केट में, सॉरी दो टाइप के इकोनॉमी होते हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? कोई भी रेस्ट्रिक्शन और बैरियर्स नहीं होता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड से भी आप इंटरनेशनल ट्रेड भी करवा सकते हो और डोमेस्टिकली प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर सकते हो और सेल कर सकते हो। इसमें इसमें कोई बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। जबकि क्लोज इकोनॉमी में आपको अपना प्रोडक्ट्स को ही यूज और सेल करना होता है। ओपन इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ए कंट्री कैन ओनली प्रोड्यूस व्हाट इट कंज्यूम, यानी कि जो देश
उत्पाद करेगा उसे ही कंज्यूम करेगा, तो पहला तो नहीं हो जाएगा, ये ओपन इकोनॉमी तो नहीं, ये क्लोज इकोनॉमी का हो सकता है। कंज्यूमर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड, ऐसा भी नहीं है कि आप ओपन इकोनॉमी में अपना ही प्रोडक्ट्स को यूज ना करो, ऐसा भी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अलाउज वाइडर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर चॉइस। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अलाउज वाइडर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर चॉइस। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का हम ट्रेड करवाएं तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर कोई विदेश से सामान आ रहा है, वही सामान हमारे देश में भी वो ग्रो हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें एक वैरायटी देखने को मिलेगा और हमें बेटरमेंट, कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, और मार्केट में एक क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए एक कंपटीशन भी मिलेगा, जिस कारण से वो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। तो ये वाइड कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा ओपन इकोनॉमी में। चौथा क्या बोलता, ओनली प्रोड्यूसर्स बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं, कंज्यूमर को भी तो फायदा होता है, कंज्यूमर को भी तो वेराइटीज देखने को मिलती है। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, असर्शन रीजन वाला सवाल है, मनी एंड बैंकिंग से ही सवाल है। असर्शन क्या कहता है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स। रीजन क्या कहता है, दीज रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स कैन लेंड टू द पब्लिक। असर्शन क्या कहता है, CLR और SSR का जो रिक्वायरमेंट है बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है? बढ़ाता है? नहीं। जब CRR और SLR एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे आपको RBI को एक फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा बैंक्स को देना पड़ता है। अगर वो बैंक्स, अगर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया तो मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए CRR और SLR रेट को RBI बढ़ा देती है। अब बढ़ाने के बाद क्या होता है कि मनी मार्केट में मनी का सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है, जिस कारण से इन्फ्लेशन पे एक थोड़ा ब्रेक आ जाता है। तो CRR और SLR रिक्वायरमेंट्स लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ, मतलब बैंक्स को लोन देने का जो कैपेसिटी है लोगों का, वो कम हो जाएगा। तो लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला असर्शन तो फॉल्स है। रीजन क्या कह रहा है, these requirements reduce the amount of money banks can lend to the public। अभी बताया आपको, SLR और CRR की रिक्वायरमेंट्स मनी बैंक्स, मतलब पैसों का जो अमाउंट है पब्लिक तक पहुंचने में थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि बैंक का जो लोन देने का कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। किसमें? SLR और CRR की रिक्वायरमेंट्स में। तो रीजन तो सही है। तो क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। चौथा ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल देखेंगे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अनलिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी एंड फिक्स्ड प्राइस कन्वर्शन अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ करेंसी सिस्टम। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट इंटरनल फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज। हमारा पहला, असीमित परिवर्तनीयता और निश्चित मूल्य परिवर्तन मुद्रा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। कथन 2 कहता है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना देशों की आंतरिक राजकोषीय नीतियों को विनियमित करने के लिए की गई थी। अब कन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए करेंसी का मतलब क्या है, अगर अभी अब डॉलर का रेट इंडिया में क्या है, तो 94-95 रुपए, यानी कि हमारा रेट बढ़ रहा है, यानी कि करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। डॉलर का रेट बढ़ना इज नॉट गुड फॉर आवर करेंसी। तो अनलिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी एंड फिक्स्ड प्राइस कन्वर्सन अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए करेंसी सिस्टम। देखो फिक्स्ड प्राइस कन्वर्सन क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस अगर देखो जो मार्केट का मॉनेटरी पॉलिसी रेट है या मार्केट का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट का
रेट को भी चेंज करना पड़ता है। अगर हम फिक्स्ड प्राइस रख देंगे तो हमारे करेंसी का डीवैल्यूशन हो जाएगा या वैल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा कि फिक्स्ड प्राइस कन्वर्सन अफेक्ट, सॉरी, पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है इसने, फिक्स्ड प्राइस कन्वर्सन अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए करेंसी सिस्टम, यानी कि अगर हम फिक्स्ड प्राइस रखें तो हमारा करेंसी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को कम करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड टू रेगुलेट इंटरनल फिजिकल पॉलिसी ऑफ ए कंट्री। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो इंटरनल पॉलिसीज होता है, कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ, कौन सा खर्चा कहाँ हुआ, कौन सा टैक्सेशन प्रोसेस में क्या इम्प्लीकेशन करना है, दीज आर द फिस्कल पॉलिसी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी का ये काम नहीं है कि आप फिस्कल पॉलिसी को आप देखो या रेगुलेट करो। इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को रेगुलेट करो, करेंसी की वैल्यूएशन को रेट करो, लोन को कैसे देना है, वर्ल्ड लोन को कैसे मैनेज करवाना है, इकोनॉमी को कैसे मेंटेन करना है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी का काम है मॉनेटरी सिस्टम को चेक करना, ना कि फिस्कल पॉलिसी को चेक करना। तो दूसरा ऑप्शन तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दूसरा तो गलत हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या है, लास्ट सवाल है हमारा, देख लेंगे क्या कहता है। असर्शन एंड रीजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक वाज डिसकंटिन्यूड इन 2021। रीजन क्या कहता है, एलिगेशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन प्रॉम्प्टेड द सस्पेंशन। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन देख लो, बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। या असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये पांचवा ऑप्शन क्यों दिया है पता नहीं, इसे काट दो। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या है, देखो 2021 से पहले वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट निकालती थी जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें हर कंट्री का एक रैंकिंग ऑर्डर फिक्स होता था कि कौन सा देश बिजनेस करने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा देश का रैंकिंग सही है। तो उस हिसाब से लोग, वर्ल्ड बैंक उसे उस हिसाब से पैसा देते थे फॉर द इन्वेस्टमेंट, फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द बिजनेस ग्रोथ। बट 2021 में कुछ ऐसा एलिगेशन लगता है वर्ल्ड बैंक के ही कुछ ऐसे एम्प्लॉयज पे कि वो डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अनएथिकल वे में काम कर रहे हैं। ऐसा देखा गया कि चाइना और सऊदी अरेबिया का रैंक को जबरदस्ती या अनएथिकल वे में प्रमोट किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए 2021 में इस रिपोर्ट को बंद किया जाता है। तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, एलिगेशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन प्रोम्प्टेड द सस्पेंशन, इस कारण से इसको रोक दिया जाता है इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को 2021 से। तो हमारा बोथ असर्शन रीजन सही हो जाएगा और रीजन जो है हमारा असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रैंकिंग कंट्रीज ऑन रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग बिजनेस, यानी कि एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि उसके बिजनेस को रेगुलेट करवाने के लिए, उस कंट्री के बिजनेसेस को रेगुलेट करवाने के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश होती थी। 2021 में डिसकंटिन्यू होने के कारण पीछे क्या कारण था। तो वर्ल्ड बैंक स्टॉप्ड पब्लिशिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आफ्टर 2000 एडिशन। आपको पता है चाइना और सऊदी अरेबिया का इंडेक्स में मैनिपुलेशन देखा गया, मैनिपुलेशन देखा गया, तो इस कारण से भी इसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। रीजन फॉर डिसकंटिन्यूशन एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज एंड डेटा मैनिपुलेशन, आपको अभी बताया मैंने। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लीड टू रीथिंकिंग ऑफ ग्लोबल इंडिकेटर्स एंड फोकस ऑन मोर ट्रांसपेरेंट मैट्रिसेस। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारे ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर्स का यूज करके हम रिपोर्ट बनाते हैं
रेलिवेंस क्या होता है? हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा क्रेडिबिलिटी एंड पॉलिसी एंड रैंकिंग। अब डेटा क्रेडिबिलिटी को मतलब पॉलिसी और रैंकिंग निकालने के लिए डेटा क्रेडिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इससे पहले उस चीज़ में मैनिपुलेशन देखा गया, फिर उसको सुधार करके अब फिर नया ट्रांसपेरेंट वीज का तरीका लाया जाता है, जिस कारण से नई मेथोडोलॉजी आती है और इसे बंद कर दिया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। तो ये किसका इनिशिएटिव होता है? वर्ल्ड बैंक का। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक का ये इनिशिएटिव होता है 2021 में इसको सस्पेंड करने का। थैंक यू, हैव योर नाइस डे। हमने अपना देख लिया जो हमारा सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, फिर कंटिन्यू करेंगे कल से, अगले सवाल को देखेंगे। ये प्रीलिम्स के बेसिक एसएससी सीजीएल के सवाल है, तो इसे हल्के में तो मत ही लेना। उसके बाद प्रीलिम्स के सवाल हो जाए तो हम मेंस के सवाल करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।